सॉरी फ्रेंड्स, 4 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं ला सका। कुछ ऐसी घटना घटी मेरे साथ जिसमें उलझ गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। अब जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे दैनिक जीवन में वो सब रसायन से संबंधित हैं। हम बात करें कुछ साबुन, अपमार्जक या फिर कपड़े, या फिर हम और भी बात करें हमारे भवन निर्माण वगैरह में सीमेंट है, बिजली के जो उपकरण हैं, या फिर हम और इससे आगे की बात करें तो जो हमारे उपग्रह हैं या फिर मोटर वाहन हैं, या फिर जितने भी हम कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो सब रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं और उनसे ही हमें प्राप्त होती हैं। इसमें फिर हम देख रहे हैं कि औषधि हैं, यहाँ तक कि जो खट्टे मीठे पदार्थ हैं यानी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण आदि में भी रसायनों का मिश्रण ही है। तो आज हम बात करेंगे ये रसायनों को फिर हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनको अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। अब इन चीज़ों में क्या अंतर है उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा सा एसिड को। एक वैसे ये हमारे 6ठी क्लास, 7वीं और फिर 8वीं में काफ़ी इसका विस्तृत प्रयोग रूप में भी है, जहाँ पर इसको हमने पढ़ा है और वो वीडियो भी चैनल पे आपको उपलब्ध हैं और उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो इनके सबसे पहले हम अम्ल की बात करें तो इनके स्वाद की बात करें तो ये खट्टे होते हैं। सबसे पहले ये एक सामान्य परिचय हम इसका थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। इस साल भी है और पहले भी हमारे कोर्स में था 8वीं क्लास में, तो इसको हम देख लेते हैं। और इसका मतलब होता है, एसिड का मतलब ये है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी? लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, यानी कि खट्टा। इसमें हम देखते हैं कि सिरके में कुछ जो विशेष अम्ल हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे एसिटिक अम्ल। सिरके की बात करें जिसको हम जानते हैं आसानी से, सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें जैसे हमारे इमली होती है उसमें होता है टार्टरिक अम्ल। अब ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। फिर आता है संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरा काफ़ी पसंद होगा आपको। और यही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम कह सकते हैं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपने आप को लीड करते हैं और ये रिपीट भी होते हैं। तो इनके बारे में और फिर देखते हैं हम जो चींटी होती है उसके डंक में, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए इसका लैटिन भाषा में नाम चींटी का फार्माइका होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे काम आते हैं। फिर आता है इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है जठररस, या फिर उसे कहते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भोजन के पाचन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, यानी कि तनु हम जिसको कह सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल ही कुछ परसेंटेज का ही रेशो होता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस होता है इसकी प्रक्रिया 8वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कुछ जो नीले रंग के फूल होते हैं उनको डिस्टिल वाटर में गर्म करके और फिर फिल्टर पेपर के ऊपर उसको फैला करके उसकी कतरन काट लेते हैं। तो उससे वो हमारे एक कह सकते हैं कि सूचक या इंडिकेटर तैयार हो जाता है जो हमें एसिड और बेस के बारे में अलग अलग डिफाइन करने में मदद करता है। अब अगला देखते हैं हम इसमें
क्षार के बारे में, यानी कि बेस या फिर क्षार। अब इनकी क्या विशेषता होती है कि ये जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। सबसे पहला हमने जैसे इसमें देखा था कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये होंगे कड़वे। और सामान्य सा एक उदाहरण दूं, कभी नहाते वक्त मुंह में साबुन गया हो तो वो क्षार का ही उदाहरण है। ये होंगे कड़वे या कसैले, मतलब थोड़ा कड़वापन भी कह सकते हैं या फिर उससे मिलता जुलता सा स्वाद होता है। अब इसमें हम आते हैं कि स्पर्श में ये साबुन जैसा व्यवहार दिखाते हैं, यानी कि इनमें थोड़ा सा चिकनापन होता है, बिल्कुल साबुन जैसे। आपने कभी साबुन को हाथ में लेकर रगड़ा होगा तो वो ऐसा चिकनापन सा उसमें हमें महसूस होता है। और कुछ हम क्षार देखेंगे जिसमें आता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और फिर KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Al2O3, KOH Al2OH का होल थ्राइस। तो ये कुछ ऐसे हैं जो जिनको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे कहेंगे, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होता है कि दोनों ही, एक तो ये अम्ल और क्षार, लवण को भी हम देखेंगे थोड़ा रुक करके, कि ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी कि ये एक दूसरे को उदासीन करते हैं, यानी कि जब एसिड और बेस मिलेंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे और इनका व्यवहार हो जाएगा लवण जैसा। जैसे हमने देखा है कभी कभी जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है, खट्टी डकार आती है, तो हमें थोड़ी सी क्षार की मात्रा दी जाती है, जो आप जानते हैं कुछ क्षार होते हैं वो अम्ल से मिलकर के लवण बना देंगे और हमारा पेट सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक शब्द आया है जिसमें थोड़ा सा दोहरान जरूरी है या फिर हमें ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, कि यदि हमारे किसी विलयन में जल की मात्रा अधिक है, जल अधिक है तो उसे कहेंगे तनु, और यदि जल की मात्रा कम है तो उसे कहेंगे सांद्र। जल कम है तो वो कहलाएगा सांद्र, और जल अधिक है तो वो कहलाएगा तनु, यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट। अब इसमें हम देखते हैं हम कुछ साल्ट के बारे में या फिर लवण के बारे में। अब लवण की, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि एसिड और बेस के मिलने से लवण बनता है, जिसका स्वाद सबसे पहले हम जान लें कि नमकीन या नमक जैसा होता है, क्योंकि नमक भी अपने आप में एक लवण है। और अपन के गांव में एक सामान्य सा शब्द आता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा कहीं जा रहा है शहर तो लौंड ले आना, वो लवण का ही एक तरह से व्युत्पन्न रूप है या उसका ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अम्ल और इसके साथ में जब क्षार मिलेगा तो इनकी अभिक्रिया से ये बनाएंगे लवण और जल। अब ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं अम्ल का, जिसमें सबसे सिंपल HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में ले लेते हैं हम NaOH। अब ये क्या करेगा कि इसका H और इसका OH, हम जानते हैं कि H के ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये एक तरह से समूह हो गया। अब बचा बीच में हमारा ये सोडियम और क्लोरीन। अब ये क्या करेंगे, सोडियम के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अब ये बदलेंगे और ये बन जाएगा हमारा लवण NaCl। जो हमारे सामान्य नमक होता है उसका भी यही अनुसूत्र है और यही होता है, और OH और H मिल करके बन गया हमारा जल H2O। इस तरह से ये हमारा लवण प्राप्त हो गया, लिखा हुआ है। चलिए, तो फिर इसमें हम समझ सकते हैं कि जब इन किसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे अम्ल अधिक है तो ये थोड़ा सा अम्लीय
दर्शा सकता है और क्षार अधिक है तो क्षारीय गुण दर्शा सकता है। तो इस तरह से जो ये प्रबल होंगे उसके हिसाब से ही बनेगा। अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा, जैसे एक उदाहरण के लिए अभी जो बात कही कि कैसे होगा, तो देखिए HCl है, HCl और इसके साथ में एक हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल है NH4OH। अब इनकी अभिक्रिया से जब हमें मिलेगा तो इसमें क्या है, थोड़े से अम्ल की मात्रा अधिक रहेगी, तो ये NH4Cl और साथ में फिर ये जल तो बनाएगा ही, यानी कि H2O। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये होगा अम्लीय लवण। अब इस तरह से जब प्रबल अम्ल है साथ में NH4OH थोड़ा सा हल्का हो जाता है क्षार, तो अब ये अम्लीय हो गया इसका लवण का विलयन। अब देखते हैं हम CH3COOH और इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं हम सामान्यतः NaOH की। ये सारे प्रयोग हम कह सकते हैं कि स्कूल स्तर पर तो उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम कॉलेज स्तर पर इनको सबको करके देखते हैं और वहाँ पर ये सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर बनता है CH3COONA और साथ में इसमें बनेगा HCl और इससे ये हमें प्राप्त हो गया H2O और इससे हमें ये हो गया एक तरह से क्षारीय लवण। तो इसमें अब हम कुछ एक चीज़ देखते हैं कि अब इसमें हम देखते हैं कि लवण की विशेषता होती क्या है। कि सबसे पहले तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है और ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपने नमक भी देखा होगा, क्रिस्टल के या कण के रूप में होता है और इनके एक विशेषता होती है, इनका जो क्रिस्टलन है वो जल की उपस्थिति में होता है, साथ में भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है। लवण के लिए हम इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है इसके साथ, जो जल योजित अणु होते हैं या जल के जो अणु जुड़े रहते हैं उनको लिखते हैं और इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे इसके लिए हम देखते हैं एक उदाहरण Na2CO3 डॉट। अब इसमें डॉट का मतलब है कि जल योजित है 10H2O 10 जल अणु इसके साथ में Na2CO3 के साथ में जुड़े हुए हैं अलग से, ये क्रिस्टलन जल कहलाएगा। कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं तो इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये कहलाएगा क्रिस्टलन जल। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टलन जल का मतलब क्या है। लवण के क्रिस्टल के साथ में जो जल अणु जुड़े रहते हैं उसे कहेंगे हम क्रिस्टलन जल। इस तरह से हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक हम जिप्सम का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CaSO4। अब ये काफ़ी लंबा सूत्र है, .2H2O। इसी तरह से फिर इसमें K2SO4 होता है और इसमें जल के अणु जुड़े रहते हैं K2SO4 .Al2SO4। और इसमें अब जल अणु कितने जुड़े रहेंगे 24.24H2O। तो इस तरह से ये एक काफ़ी जल योजित या क्रिस्टलन जल के बारे में एक महत्वपूर्ण सी बात है जिसको ध्यान में रखें। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको, और इन रसायनज्ञों ने ये परिभाषाएं किस आधार पर दी हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एजुकेशनल ICS पर।